एक हाथ में पानी का पाइप और दूसरे हाथ में झाड़ू लिए वो गैराज धोती गेट तक आई तो एक गाड़ी जन से रैंप के करीब आन रुकी। उसने देखा समीना आंटी शहाना अंदाज में गाड़ी से नीचे उतर आई थी। मारे गए, ये कहाँ से आन टपकी? समीना आंटी सुहेब शोहर की वो मॉडर्न सी खाला थी जिनका सामना करते हुए वो हमेशा से कतराती थी। वो पाइप हाथ से छोड़कर सीधी हो गई। खूबसूरत ब्रांडेड जोड़े में वो हमेशा की तरह बड़ी हसीन लग रही थी। कटे हुए सुनहरी रंगे बालों पर सन ग्लासेस टिकाए वो अपने नफीस से बैग की जिप खोलकर ड्राइविंग सीट से उतरने वाले लड़के को अब पैसे दे रही थी, जो नीचे उतरकर उनका बैग गाड़ी से नीचे रख चुका था। वो किराया लेकर चला गया तो वो घर का जायजा लेती गेट की तरफ बढ़ी। एक्सक्यूज़ मी, अजहर सुबहानी साहब का घर यही है? इस बार उन्होंने काफ़ी अरसे बाद चक्कर लगाया था। घर का कुछ कुछ तो अंदाज़ा था, लेकिन फिर भी उन्होंने काम करती मासी से पूछना ज़रूरी समझा। वो जो आंटी की अचानक आमद पर बुखला सी गई थी, सर को हिलाकर रह गई। एक तो ये टैक्सी ड्राइवर भी बड़े तेज़ होते हैं। मैं कह रही थी नहीं ये वाली गली नहीं है, लेकिन मान ही नहीं रहा था। पिछले 15 मिनट से पिछली गली के 4 चक्कर लगा दिए पागल इंसान ने। उसके सर हिलाने पर घर की तसल्ली हो गई तो वो टैक्सी वाले की चालाकी का रोना रोती आगे बढ़ी। हालांकि मैंने उसे कह दिया था जिस कोठी का पेंट बिल्कुल उड़ चुका हो बस उसी के आगे जाकर गाड़ी रोक देना। कितने सालों बाद भी इन्हें कोठी का उड़ा उड़ा रंग रूप भी अभी तक याद था। पिछली बार की यही एक निशानी तो उन्होंने याद रखी थी। आंटी की तेज निगाहें ना सिर्फ कोठी को एक नज़र में पहचान चुकी थीं, बल्कि उन्होंने एक नज़र में उसके हुलिये को भी ताड़ लिया था। उनकी आंखों में तैरते नागवारी के साए देखकर वो मारे खफत के पानी पानी हो गईं। इन्हें भी इसी टाइम आना था। वो घर के फटे पुराने कपड़ों में पसीने में नहाई झाड़ू फेरती कहीं से भी घर की मालकिन नहीं लग रही थी। उनका मुखातब करने का अंदाज भी बता रहा था कि उन्होंने भी उसे मासी ही समझा था। अस्सलाम वालेकुम, उसने हाथ से झाड़ू छोड़ते हुए सलाम तो किया। अब क्या हो सकता था? दौड़कर वो अंदर भी नहीं जा सकती थी। अब तो यही था आगे बढ़कर उनसे मिल लिया जाए। जी आंटी, यही घर है। अब आप आइए अंदर। सर पर लपेटा दुपट्टा खोलते हुए वो थोड़े फासले पर ही खड़ी रही। जिस्म से उठती पसीने की बदबू अपनी नाक को चढ़ रही थी, फिर वो क्यों कर उनके गले से जा लगती। आंटी का खिताब मिलते उन्होंने सर से पांव तक उस काम वाली मासी का जायजा लिया था, जो आते ही इन्हें आंटी बना बैठी थी। ए लड़की, मुंह संभाल कर बात करो। और ये आंटी किससे कहा तुमने? मैं तुम्हें आंटी दिखाई देती हूँ? समीना उसकी जुर्रत पर भड़क उठी थी। वो अजहर सुबहानी की इकलौती साली थी। एक मासी कैसे उन्हें आंटी कह सकती थी? आई बड़ी आंटी कहने वाली। हटो रास्ते से और मेरा सामान उठाकर अंदर लाओ। वो गुस्से से उसे परे धकेलती अपना सामान उठाकर लाने का कहती अंदर को भड़ गई। इस पर तो जैसे घड़ों पानी पड़ गया। आज उसे शिद्दत से इस बात का एहसास हुआ था, एक सिर्फ समीना आंटी ही नहीं, उसे तो इर्द गिर्द के सभी लोग मासी समझते होंगे। उसका हुलिया कहीं से भी घर की मालकिन जैसा न था। आम से कपड़े, आम सा हुलिया देखने वाले तो ज़ाहिरी हालत देखकर ही अंदर की प्रोडक्ट का अंदाज़ा लगाते हैं। जैसे वो दिखती थी वैसा ही उसे खिताब भी मिलना था। फिर समीना आंटी या किसी और का क्या कसूर था? वो अपने हुलिये पर अफसोस करती उनका बैग उठाकर अंदर चली आई, जहां वो अब उसके ससुर अजहर सुबहानी के साथ दो दो हाथ कर रही थी। कमाल करते हैं आप भी दुल्हा भाई, अभी तक इस उम्र में भी नौजवानों के शौक पाल रखे हैं। बहनोई को सीढ़ी पर चढ़ा देखकर तो उनकी हंसी छूट गई। सीढ़ी से गिर विर गए तो अगले पिछले सारे कस बल निकल जाएंगे। सुना है इस उम्र की तो टूटी हड्डियां भी आसानी से नहीं जुड़ती। टीवी लाउंज में अजहर भाई सीढ़ी पर चढ़े दीवारों पर पेंट कर रहे थे। समीना तो देखते ही शुरू हो गई। बंदा इस काम के लिए तो किसी को बुला लेता है, पर नहीं, आप तो बस पैसे बचाने का बुखार चढ़ा है। तौबा है मेरी, हिसाब किताब तो आप पर ख़त्म है। सलाम दुआ के बाद वो कानों को हाथ लगाती सोफे पर बैठ गई। बहनोई साहब की आदतों से वो बहुत पहले से वाकिफ थी। 1 रुपया बचाने के लिए भी एड़ी चोटी का जोर लगा देते थे। और राशदा नज़र नहीं आ रही, उसे किस काम पर लगा रखा है भाई? इस घर में तो शुरू से कोई बंदा बेकार नहीं बैठ सकता। बहनोई से दो दो हाथ करने के बाद अब वो खुले दरवाज़ों से परे बहन को ढूंढ रही थी। अरे ए लड़की, ज़रा इधर आओ। ये पूरे घर में पेंट के साथ किस चीज़ की
اسمیل پھیلی ہے، ایسے جیسے کوئی سڑی ہوئی چیز ہو۔ وہ ان کا بیگ رکھ کر کچن کی طرف جا رہی تھی جب انہوں نے ایک بار پھر اسے بلا کر پوچھا۔ وہ ہاتھ باندھے قریب چلی آئی۔ جی وہ گھر میں تو اس وقت کئی قسم کی خوشبوئیں پھیلی تھیں۔ ڈائننگ ٹیبل سے لے کر پچھلے صحن تک کئی جگہوں پر چادریں بچھا کر انجیر اور کیریا سوکھنے کے لیے ڈالی گئی تھیں۔ وہ ابھی کل ہی راشدہ آنٹی سے کہہ رہی تھی، امی یہ انجیریں خراب ہو چکی ہیں، دیکھیں تو صحیح، ان پر پھپھوندی آ گئی ہے۔ کہاں ہے پھپھوندی؟ بدبو چھوڑتی انجیروں پر آئی سفید پھپھوندی کو اپنے ہاتھ سے صاف کرتے ہوئے وہ صاف مکر گئی تھی۔ بھئی تم لوگ تو بہت امیر ہو، اب اتنی محنت سے لائی گئی انجیروں کو اٹھا کر کیا باہر پھینک دوں؟ کوئی خراب وراب نہیں ہوئی؟ چلو ہٹو، جا کر اپنا کام کرو۔ سسر کی محنت کا اندازہ تو اسے بھی تھا، کیسے منہ اندھیرے جا کر درختوں پر چڑھ کر انہوں نے ایک ایک کر کے یہ ڈھیر ساری انجیریں اکٹھی کی تھیں۔ ان کی محنت کا صلہ تو اب یہی بنتا تھا، ان گلی سڑی انجیروں کو بھی پوری محبت سے سکھا کر گلے کا ہار بنایا جاتا، جو ہر سال راشدہ بیگم کرتی تھیں۔ انم بہو کی زبان تو انہوں نے چپ کروا دی۔ یہ پتہ نہیں تھا کہ سمینا آن ٹپکیں گی، انہیں خاموش کرنا پھر ان کے بس میں نہ ہوگا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی معقول جواب دینے کے لیے سسر کی طرف دیکھتی، اس نے دیکھا وہ سیڑھی سے اتر کر اپنا پینٹ والا ڈریس، نیکر اور شرٹ چینج کرنے کمرے میں دوڑ لگا چکے تھے۔ یہ جی کیا لگا رکھا ہے؟ اور چلو ذرا پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو، کیا نہاتی نہیں ہو؟ کتنی بدبو آ رہی ہے تم سے۔ وہ تو پہلے ہی اپنے حلیے پر پشیمان تھی، کام کرتے کرتے پسینے میں نہا گئی تھی، اسی لیے تو ان سے تھوڑے فاصلے پر کھڑی ہو کر جواب دے رہی تھی۔ سمینا آنٹی نے اپنے دوپٹے کا پلو ناک پر رکھ کر ناگواری سے کہا۔ اور سنو، میرے لیے پانی لانے سے پہلے جاؤ نہا کر آؤ، میں تو اپنے گھر میں آنے والی ماسی کو سب سے پہلے نہلوا کر کپڑے تبدیل کرواتی ہوں، پھر اسے کچن کا رخ کرنے دیتی ہوں۔ آنٹی کی یہ فرمائش ایسی تھی جس پر وہ فوراً عمل کرنے کو تیار کھڑی تھی۔ اس کا اپنا دل بھی یہی چاہ رہا تھا، نہا دھو کر فریش ہو پھر اگلے کام کو ہاتھ لگائے۔ ان کی بات سنتے اس نے اپنے کمرے کی طرف دوڑ لگا دی۔ ارے سمینا، تم کب آئیں؟ انجیروں سے بھرے ٹرے اٹھائے ڈرائنگ روم سے برآمد ہوئی تو سامنے صوفے پر چھوٹی بہن کو بیٹھا دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ میں تو کب کی آئی بیٹھی ہوں، تمہیں ہی اپنے باغ سے فرصت نہیں مل رہی، باہر نکل کر دیکھو گی تو کچھ نظر آئے گا۔ بہن کے قریب آتے ہی سڑی ہوئی انجیروں کی باس ناک کو چڑھی تو وہ پکار اٹھی، خدا کے واسطے راشدہ، پہلے اس سوغات کو پیچھے رکھو، پھر میری طرف بڑھنا۔ راشدہ کے ہاتھوں میں پکڑی ٹرے پر نظر پڑتے وہ بھی سمجھ گئی تھیں کہ ہو نہ ہو انہی کی بدبو نے پورے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ اچھا بھئی، لو رکھ دیا، اب خوش؟ ماں جائی بہن سے ملنے کے لیے اب یہ کوئی اتنی بڑی قربانی بھی نہیں تھی۔ وہ انجیروں کی ٹرے واپس رکھ کر ان کی طرف بڑھی۔ اور سناؤ بچے ٹھیک ہیں؟ اکیلی ہی آئی ہو، کچھ دن رہو گی کیا؟ وہ اپنی بہن کے ہر انداز کو پہچانتی تھی۔ اس اکیلی کو دیکھ کر ان کا کلیجہ منہ کو آ گیا تھا، ساتھ میں بچوں کو لے آتی تو بے ہوش ہی نہ ہو جاتے کہ اتنے لوگوں کو کھانا کھلانا پڑ جاتا۔ کبیر کی نوکری کا سنا ٹھیک جا رہی ہے؟ راشدہ انہیں کچھ کھانے پینے کا پوچھنے کے بجائے اور سوالوں میں الجھ گئی تھیں۔ اس نے دیکھا کام والی لڑکی بھی نہانے گئی، ابھی تک نہ لوٹی تھی۔ پیاس سے ان کا حلق سوکھا جا رہا تھا، آخر وہ بول ہی پڑی، سب کی خیر خیریت کا پتہ کر لیا؟ اب کوئی پانی وانی کا بھی پوچھ لو، گرمی سے حلق سوکھا جا رہا ہے۔ اور وہ تمہاری ماسی بھی ایسی غائب ہوئی دوبارہ نظر نہیں آ رہی؟ ابھی تک مہمانوں کو اسی طرح باتوں سے ٹرخاتے ہو تم دونوں میاں بیوی؟ وہ بھی سمینا تھیں، جانتی تھیں جب سے وہ اظہر سبحانی کی گھر والی بنی تھیں تب سے مہمان نام کی چیز سے پرہیز ہی چل رہا تھا۔ ان کی باتوں کو وہ برا نہیں مانتی تھی، جانتی تھی شروع سے ہی وہ تھوڑی بدلحاظ تھیں، جو منہ میں آتا تھا بلا جھجک کہہ دیتی تھیں، بلکہ اظہر بھی ان کی باتوں کو ہنس کر ٹال دیتے تھے۔ اظہر میاں کپڑے بدل کر پاس آن بیٹھے تو ماسی والی بات پر چونک گئے۔ کس ماسی کی بات کر رہی ہو سمینا؟ ہمارے گھر میں تو اس نام کا کوئی بندہ نہیں ہے۔ ارے وہی ماسی جو تھوڑی دیر پہلے باہر گیراج دھو رہی تھی، لو آ گئی وہ نہا کر کپڑے بدل کر کمرے سے باہر نکلی تو سمینا نے ہاتھ کے اشارے سے بہنوئی کو بتایا۔ انم بہو کو کچن میں جاتا دیکھ کر ایک ساتھ دونوں کی ہنسی چھوٹ گئی۔ تم بھی نہ سمینا، کمال کرتی ہو بھائی، یہ تو انم ہے صہیب کی بیوی، تم اسے کام والی ماسی سمجھ بیٹھی، حد ہوتی ہے۔ سمینا آنٹی کو اپنی نظر پر حیرت سے زیادہ بہنوئی پر ہنسی آئی۔
وہ जिस होलिये में काम कर रही थी उसे तो कोई अंधा भी देख लेता तो मासी ही समझता। मुझे तो हैरत होती है, तुम दोनों मियाँ बीवी पर बंगला में शिफ्ट हो गए लेकिन सोच अभी तक वहीं की वही है। दोपहर का खाना खाकर वो राजदा के साथ कमरे में आराम करने आ गई थी। अब तन्हाई में वो बहन को बातें सुना रही थी। इतने बड़े घर की जिम्मेदारी तुमने उस अकेली बच्ची पर डाल रखी है। उसे तो सफाई करते करते सुबह से शाम हो जाती होगी। कम अज कम सफाई के लिए ही कोई मासी लगा लेनी थी। इन्हें रह रहकर अनम पर तरस आ रहा था। वो देख रही थी कैसे वो बच्ची फिरकी की तरह घूम रही थी। राशदा तो एक पाँव पाव गोश्त की छोटी सी पोटली फ्रीजर से निकालकर उसे दोपहर के खाने का आर्डर देकर उनके पास आन बैठी थी। वो बेचारी अकेली किचन में चूल्हे के आगे खड़ी एक बार फिर से पसीने में नहा चुकी थी। 2 घंटे के बाद वो डोंगे में लंबा शोरबा भर कर रोटियों का हाड़ उठाए बाहर निकली थी। रास्ता ने उनके पास बैठे केरी की चटनी बना दी थी। शोरबे से तैराकी करके बोटी ढूंढना अब ये सामने वाले की महारत पर मुनहसिब था। वो जितना अच्छा तैराक होगा उतना ही जल्दी ये नाम पा सकता है। समीना की बात सुनकर राशिदा बुरा सा मुंह बनाकर बोली, मासी की ज़रूरत तो वहाँ होती है जहाँ ढेरों ढेर काम पड़े हों। हमारे घर में तो कोई काम ही नहीं। ये तो तुम आई हो तो दोपहर में खाना बनाया है, वरना तो रात में जो बचा खुचा सालन होता है वो हम दोपहर में खा लेते हैं। अब अगर औरत को सारे दिन में एक वक्त का सालन भी ना बनाना हो तो बताओ वो क्या करे। दुनिया की हर सास की तरह राजदा के पास भी एक ही जवाब था, भाई हमारे घर में तो कोई काम ही नहीं होता। उनकी बात किसी और को तो हजम हो सकती थी, समीना को नहीं। वो झट से बोली, चलो खाने पीने का काम नहीं होगा, बाकी काम तो है ना, सफाई, बर्तन, कपड़े धोना, इस्त्री करना, कितने काम होते हैं। तुम कैसे कह रही हो तुम्हारे घर में कोई काम ही नहीं होता? मैं नहीं मानती। वो उनके सफेद झूठ को मानने को बिल्कुल भी तैयार न थी। कोई घर ऐसा भी हो सकता है जिसमें कोई काम ना हो? बहन को टलता ना देखकर आखिर राशिदा को पंतेरा बदलना पड़ा। चलो मान लिया ढेरों काम होते हैं, लेकिन इन मासियों को घरों में घुसाना भी कोई अच्छी बात नहीं है। घर का कोई राज राज नहीं रहता। घर वालों से ज्यादा इन्हें पता होता है कि इनकी चीजें कहाँ पड़ी हैं और पैसों का अलग से ज़्यादा। अब आई थी वो असल बात पर। शुरू से उन दोनों मियाँ बीवी की यही सोच थी। उन्होंने सारी जिंदगी इस फार्मूले पर अमल किया था। अब बहू को भी इसी के मुताबिक लेकर चल रहे थे। बहन की बात सुनकर समीना की हंसी छूट गई। तो मुझे ये बताओ, ये घर के राज क्या चीज़ होते हैं? राज की बात सुनकर उन्होंने मासूमियत से पूछा, घर तो घर होता है, ये कोई एटमी प्रोग्राम तो नहीं जो दुश्मन के हाथ लग गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। बहन की सोच पर इन्हें अफसोस हुआ। भला ये क्या फार्मूला था? ये तो साफ साफ बहू को चक्की में पीसने वाली बात थी। किसी भी काम को अकेले अंजाम देना मुश्किल होता है। जितने लोग इसमें मदद करेंगे वो काम उतना ही आसान हो जाता है। और फिर अल्लाह ने बंदों पर जितना अपना फजल कर रखा है उसके रिज़्क में गरीब गुरबा का भी हिस्सा होता है। आपके घर में कोई बेवा, यतीम, मस्कीन काम करने आती है तो आप उसकी मदद करके एक तरह से अल्लाह की खुशनुदी भी पा रहे होते हैं। और फिर सारी काम वालियाँ एक जैसी भी नहीं होती। समीना आंटी का सबक लंबा होता जा रहा था। अनम किचन में रात का खाना बनाते हुए दोनों बहनों की बातें सुन रही थी। वो जानती थी इन तिलों में तेल नहीं। दुनिया का कोई इंसान इन्हें कायल नहीं कर सकता था, लेकिन उसे समीना आंटी की बातें सुनकर खुशी हो रही थी। चलो कोई तो था जो उसकी सास के मुंह पर सच्ची बात कह रहा था, भले वो इस पर अमल दरामद करवाने का इख्तियार नहीं रखती थी। हमारी खाला शरीफा तो ऐसी भरोसे वाली मासी है, हम भरा घर उसके हवाले करके महीने भर के लिए कहीं जाना चाहें तो जा सकते हैं। बात बंदों बंदों पर ख़त्म होती है रास्ता। बहू को भी इंसान समझना चाहिए। भेड़ बकरी समझकर सारा दिन जानवरों की तरह काम नहीं लेना चाहिए। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जानवरों पर भी रहम फरमाते थे। बहू तो फिर आपके घर का एक फ़र्द होती है, आपकी नस्ल की अमीन। फिर वो तो आपके रहम की सबसे ज़्यादा हकदार होती है। समीना आंटी ने उसका दिल जीत लिया था। उसका दिल किया अंदर जाकर उनके हाथ चूम कर आए। किस कदर हकदार का हक अपनी गर्दन पर नहीं रखना चाहिए। रोज़ क़यामत उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। अपने हकूक़ तो हो सकता है वो माफ़ कर दे, लेकिन अपने बंदों के हकूक़ हरगिज़ माफ़ नहीं करेगा। उसने इतने सालों में इस घर में किसी बंदे को पहली बार बहू के हक में बोलते सुना था। सख्त गर्मी में चूल्हे के आगे काम करते हुए समीना आंटी की बातें सावन के दिल फरेब बादलों की तरह इस पर छा गई थी। वो पूरी तरह से मुस्कुरा उठी थी। वो अब जान पाई थी इनकी बातें बारिश के वो पहले कतरे थे जिनके गिरते ही ज़मीन की प्यास तो नहीं बुझ पाती, लेकिन प्यासी मिट्टी की
برسوں سے سلگتی وہ آگ ضرور بجھا دیتے ہیں، جس کے بعد باقی آنے والے قطروں کا کام آسان ہو جاتا ہے۔ وہ جان گئی تھی سمینا آنٹی اگر چند دیر اور یہاں ٹھہر گئیں تو یقیناً وہ اس مٹی کو سراب کر کے ہی لوٹیں۔